Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं एक CPT को कवर करूँगा. सो लेट्स प्रोसीड विदाउट फर्दर अड्यू. हेलो लर्नर्स, फाइनली हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट पार्ट लेके. काफ़ी टाइम हो गया. अब विदाउट कोई फर्दर डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं. हम पढ़ रहे थे कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को बताते हैं. तो उसमें से हम ऑक्सीजन डिलीवरी तक पढ़ लिया था हमने, मेरे ख्याल में. दिस वॉज अवर ऑक्सीजन डिलीवरी. हमें पढ़ना था ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन. ये थर्ड है और ये लास्ट है. तो ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं. द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग cardiorespiratory fitness is the extraction of O2 from the blood at the cellular level for the aerobic production of ATP. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ये बताता है कि हम कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस हमारा कितना है. वो क्या है? ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन. इसका क्या मतलब होता है? लुक, हमारी बॉडी जब भी कोई भी काम करती है तो उसको एनर्जी चाहिए होता है. ये एनर्जी कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें ATP में. हमारा एनर्जी स्टोर रहता है. ATP मॉलिक्यूल आपने पढ़ा होगा शायद. आप शायद नहीं, पक्का आपने पढ़ा है साइंस में. पहले ATP एक मॉलिक्यूल है जहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड होती है. तो जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ता है कि एनर्जी चाहिए तो ATP ही एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वहाँ से हम लेते हैं. तो ATP दो प्रकार से हो सकती है, हमें मिल सकती है. या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिल सकती है, या फिर ऑक्सीजन जब नहीं है, प्रॉपर ऑक्सीजन, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी भी ATP प्रोड्यूस हो सकती है. तो मान के चलो ऑक्सीजन जब है तो उस टाइम पे क्या होगा? ब्लड में से O2 को निकाला जाएगा, ऑक्सीजन को निकाला जाएगा, ताकि क्या हो सके? ATP को प्रोड्यूस किया जा सके, ATP से एनर्जी निकाला जा सके. तो वो देखा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ O2 फ्रॉम द ब्लड एट द सेलुलर लेवल फॉर द एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ ATP. तो जब भी एरोबिक प्रोडक्शन मतलब ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में जब भी बॉडी को ATP की जरूरत होगी तो कैसे? तो ब्लड से O2 को निकाला जाएगा. पहले ब्लड से ऑक्सीजन को निकाला जाएगा, तब हमें वहां से OTP मिलेगी. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सिंपल सा हमें इतना समझना है कि ATP दो प्रकार से मिल सकती है. या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ATP हमें निकालनी है या निकाल रही है बॉडी, तो उसको हम कहते हैं एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ ATP, राइट. और मान के चलो ऑक्सीजन के प्रेजेंस, जब ऑक्सीजन का उतना प्रेजेंस नहीं है और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए होता है, तो उस टाइम पे जब भी बॉडी ATP निकाल रही है तो उसको क्या कहते हैं? एनारोबिक प्रोडक्शन ऑफ ATP. तो अभी एरोबिक प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो एरोबिक प्रोडक्शन तब होता है जब हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज या लो लेवल या हल्का फुल्का टाइप का एक्सरसाइज करते हैं, हाई या फिर थोड़ा सा मॉडरेट इंटेंसिटी भी नहीं कर रहे हैं. तो उस टाइम पे बॉडी प्रॉपर हमारा ऑक्सीजन बॉडी को मिलता रहता है और क्या होता है? बॉडी उस समय एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ ATP करती है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बॉडी को क्या करना पड़ता है? ब्लड से O2 को, यानी ब्लड से ऑक्सीजन को निकालना पड़ता है, ताकि वो एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ ATP हो पाए. ओके, हम आगे बढ़ते हैं. The amount of O2 extracted is largely a function of muscle fiber type and the availability of specialized oxidative enzyme. अभी ब्लड से कितना ऑक्सीजन निकाल पा रही है, निकल पा रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मसल फाइबर टाइप, किस तरह का मसल फाइबर है. अब मसल फाइबर के भी अलग अलग टाइप होते हैं. स्लो ट्विच मसल फाइबर, जिसको हम टाइप 1 मसल फाइबर भी कहते हैं. फास्ट ट्विच मसल फाइबर भी होता है, जिसको टाइप 2 भी कहते हैं. तो मान के चलो हमारे कोई भी बॉडी पार्ट में दोनों टाइप के मसल फाइबर होते हैं. तो मान के चलो जहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्लो ट्विच मसल फाइबर, जो टाइप 1 मसल फाइबर का ज्यादा है, तो वहाँ हमेशा वहीं से हमारा क्या हो सकता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम हो सकता है, या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है. फास्ट ट्विच में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हो सकता है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो काम करती है. ठीक है. तो स्लो ट्विच जब मसल फाइबर जो होता है, अगर वो फाइबर्स हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो पाएंगे, राइट. एंड
उसके साथ साथ स्लो ट्विच मसल फाइबर होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। अभी मान के चलो उधर एंजाइम्स का क्या मतलब होता है, एंजाइम्स आर बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो किसी भी प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोडक्शन एंड ऑल दिस थिंग का, तो उसको थोड़ा सा ना स्मूथ कर देता है, थोड़ा सा फास्ट कर देता है, तो उसको हम कहते हैं। तो वहां पे अगर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन निकालने का जो हमारा काम होता है बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। टाइप 1 मसल फाइबर्स आर स्पेसिफिकली अडॉप्टेड टू O2 extraction and utilization due to their high levels of ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। क्योंकि उनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ज्यादा होता है स्लो ट्विच मसल फाइबर्स में, तो उसमें क्या हो सकता है, ऑक्सीजन ज्यादा वहां से निकाला जा सकता है, राइट। ओके, दिस एनहांसेस एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स। अभी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपने पढ़ा है पहले साइंस में, हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेल को एनर्जी देना, तभी एटीपी मिल पाएगा हमें। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। तो हमारे सेल्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो इससे क्या होता है, दिस एनहांसेस एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। तो इससे क्या हो जाता है, इसके प्रेजेंस में क्या हो जाता है, अगर हमारा ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है या फिर स्लो ट्विच मसल फाइबर्स प्रेजेंस है कहीं पे ज्यादा, तो उससे क्या होगा, हमारा एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हमें एनर्जी मिलता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। तो ये जो होता है, जो भी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता रहता है, एनर्जी प्रोडक्शन ऑन दिस, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सब सारी चीजें बढ़ जाएंगी, है ना। One of the most important adaptations to training is an increase in the number and size of the mitochondria with a corresponding increase in the levels of oxidative enzymes used to aerobically produce ATP। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, मान के चलो हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस अच्छा है, हम अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं ताकि हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस अच्छा हो, तो टाइम के साथ क्या होता है ना, सबसे अच्छी चीज ये होती है कि साइज बड़ा हो जाता है और नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और नंबर बड़ा हो जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जितना रहेगा एटीपी उतना ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, उतना ज्यादा एनर्जी हो सकता है। तो साइज भी बढ़ गया माइटोकॉन्ड्रिया का, तो उससे क्या होगा, ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगा, और नंबर भी बढ़ गया, वो और ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो बहुत सारे बहुत जगह से आपको एटीपी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जगह से आपको एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जो अपना कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस ठीक होता जाता है, तो हमारा क्या होता जाता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन बेटर हो जाता है, हमारी बॉडी अडेप्ट करने लगती है बेटर, और बेहतर तरीके से ऑक्सीजन हमारे ब्लड से निकल पाता है, या फिर कह लो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बेहतर तरीके से हमारा एनर्जी हमें मिल पाता है, एटीपी हमें मिल पाता है, ताकि हम हमारा जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको और अच्छे से कर पाए, ज्यादा देर तक कर पाए, राइट। अभी देखिए यहाँ पे हमको समझ रहे हैं एक चीज, नई चीज, अंडरस्टैंडिंग द वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा वेंटिलेशन होता है, यानी हमारी सांस आती जाती है, ब्रीदिंग होती है। तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारा वो सब वेंटिलेशन भी चेंज होता रहता है, उसका रेट बदलता रहता है। एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ी तो वेंटिलेशन का भी कुछ ना कुछ तो चेंज आता ही होगा ना हमारे सांस लेने या छोड़ने में। तो वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज कैसा होता है, एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स कैसा होता है बॉडी का, तो उससे हम थोड़ा आज समझेंगे। सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हायर इंटेंसिटीज इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट्स रिजल्टिंग इन लार्जर वॉल्यूम ऑफ एयर मूविंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ये हम सबको पता है कि एक्सरसाइज की जब इंटेंसिटी बढ़ाने लगते हैं धीरे धीरे, जब इंटेंसिटी मतलब रेट ऑफ वर्क, बेसिकली एक्सरसाइज जितना चैलेंजिंग होता जाता है तो उसमें क्या होता है, हमारा सांस भी बढ़ता जाता है, राइट। सांस ज्यादा हम लेने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं, राइट। तो ये हम सबको पता है। दिस वॉल्यूम ऑफ एयर कॉल्ड मिनट वेंटिलेशन reflects the body's metabolism and defines the volume of air move through the lungs on a minute by minute basis। तो ये जो हम बार बार जब हम एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मिनट वेंटिलेशन एक टर्म है जो क्या बताता है, मिनट बाय मिनट वेंटिलेशन पे हमारे बॉडी में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मूव हो रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो आपको ये याद रखना है, इसको VE से रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट वेंटिलेशन क्या होता है ना। As exercise intensity progressively increases, so too
does the amount of air moving into and out of the respiratory tract representing a linear relationship। तो ये बोला गया है कि मान के चलो एक्सरसाइज की जैसे जैसे इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है तो हमारा क्या होता है, वेंटिलेशन भी बढ़ता जाता है, यानी सांस हम ज्यादा लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। तो ये साथ साथ लीनियर चलता रहता है, ऑलमोस्ट साथ साथ, यानी कि जब एक्सरसाइज की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है तो वो भी बढ़ रहा है, हमारा वेंटिलेशन भी बढ़ रहा है, तो साथ में लीनियर चलते रहते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन में चलते रहते हैं इस हिसाब से, है ना। As the intensity of exercise continues to increase, there is a point at which ventilation starts to increase in a non-linear fashion. That is the first ventilatory threshold, VT1. So क्या होता है, जब एक्सरसाइज की इंटेंसिटी हम कंटिन्यू बढ़ाते रहते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे क्या होता है, अब दोनों लीनियर फैशन में चल रहे थे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे। हाँ, इधर से इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, इधर से हमारा वेंटिलेशन भी बढ़ रहा है। एक ऐसा पॉइंट आता है जो लीनियर सिंगल लाइन में चल रहा था, अचानक से वो नॉन लीनियर में हो जाता है, यानी थोड़ा सा चेंज हो जाता है उनके रिदम में। अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं अगर आपको पिक्चर में दिखाऊं तो यहां तक तो ठीक है, चल रहा था, यहां से अचानक से ये उठ गया, ऊपर चला गया। तो ये जो पॉइंट जहां से अचानक से ये नॉन लीनियर फैशन में जाने लगता है उसको क्या कहते हैं, VT1, यानी कि वेंटिलेटरी थ्रेशहोल्ड, राइट। दिस पॉइंट वेयर वेंटिलेशन डेविएट्स फ्रॉम द प्रोग्रेसिव लीनियर इंक्रीज corresponds with but is not identical to the development of muscle and blood acidosis। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर हम जब भी हाई इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे मसल्स में और हमारे ब्लड में एसिड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, एसिड्स, उसी को हम क्या कहते हैं, एसिडोसिस, ठीक है। तो क्या होता है, जब धीरे धीरे हमारे तो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, हमारा सांस भी बढ़ रहा है ना, वेंटिलेशन हमारा बढ़ रहा है। तो हमारा वेंटिलेशन और हमारा जो एसिडोसिस हो रहा है हमारा मसल में और ब्लड में, वो ऑलमोस्ट कॉरेस्पॉन्ड चलते हैं। मतलब वेंटिलेशन बढ़ता गया, मान के चलो हमारा एसिड बढ़ता गया तो हमारा वेंटिलेशन भी उस हिसाब से बढ़ता गया, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे चलते हैं, नॉट एकदम साथ चल रहे हैं लेकिन ऑलमोस्ट एक जैसे चल रहे हैं, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, पहले मैंने क्या बोला था कि देखो पहले हमारा क्या हुआ, हम एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमारा वेंटिलेशन साथ में चल रहा है एक्सरसाइज इंटेंसिटी के साथ साथ, ठीक है। एक टाइम पॉइंट आता है जहां पे वेंटिलेशन ये नॉन लीनियर फैशन में हो जाता है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में एक साथ चल रहा था, अचानक से क्या हुआ, ये चेंज हो गया, ये ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया। तो क्या हो रहा है, हमारे ब्लड में हमारे और हमारे मसल में एसिड्स बनने स्टार्ट हो गए, और साथ ही साथ हमारा सांस भी वैसा चल रहा है। तो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा चलता रहता है, मतलब सांस भी ज्यादा अगर आएगा तो मान के चलो एसिड भी ज्यादा बनेगा हमारे ब्लड और मसल में, तो सांस भी हम ज्यादा लेने लगेंगे, वेंटिलेशन लेने लगेंगे, ठीक है। उसका रीजन क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, blood buffers, which are compounds that help to neutralize acidosis, work to reduce the muscle fiber acidosis। अभी हमारे ब्लड में कुछ कंपाउंड्स होते हैं ना, उसको कहते हैं ब्लड बफर्स। ब्लड बफर्स का काम क्या है, वो क्या करते हैं, अब हमारे जब मसल में ब्लड में जो एसिडोसिस बनने लगा, एसिडोसिस होने लगा, यानी ब्लड एसिड बनने लगा, तो उसे हटाना बहुत जरूरी है, ये तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए क्या, ब्लड बफर्स प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, तो वो हेल्प करते हैं क्या, उसको न्यूट्रलाइज करने में, यानी उसको हटाने में, उस एसिड्स को बॉडी से रिमूव करने में। तो उस प्रोसेस में जब रिमूव किया जाता है एसिड्स को हमारे बॉडी से, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, CO2 बढ़ जाता है बॉडी में। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ने लगता है हमारे बॉडी में, विच द बॉडी अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट विद द इंक्रीज इन वेंटिलेशन। अब समझ में आया, देखो जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं लगातार हाई इंटेंसिटी पे, तो हमारे ब्लड में, हमारे मसल में एसिड्स बनने लगते हैं, और हमारे ब्लड में कुछ ऐसे कंपाउंड्स पहले से दिए गए हैं जिसे क्या कहा जाता है, ब्लड बफर्स। ब्लड बफर्स का क्या काम है, उन एसिड्स को रिमूव करना, हटाना बॉडी से, ठीक है। तो वो अपना जैसे काम करते रहते हैं, उनका काम होता रहता है, और उससे क्या होता है, वेंटिलेशन बढ़ जाता है। हम जब सांस लेंगे तो उससे क्या होता है, पहले तो वो हटा रहे हैं, एसिड्स को हटा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, CO2 बनना स्टार्ट होगा बॉडी में। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो हटाना है बॉडी से, वो भी अच्छी चीज नहीं है, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है।
तो उसका भी ज्यादा बॉडी में होना हमारा अच्छा नहीं है। तो उसको हटाने के लिए क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी वेंटिलेशन बढ़ा देगी, यानी सांस ज्यादा कम वो इस रेट बढ़ जाएगा सांस लेने का बेसिकली। तो सांस भी बढ़ रहा है इधर से और बॉडी इधर से क्या कर रही है, एसिड भी हटा रही है। तो हमारा सांस भी बढ़ रहा है और एसिड्स भी बॉडी से हट रहा है। अब देखो, अब थोड़ा आगे थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल है, तो आपको समझना पड़ेगा। अभी देखो, लैक्टिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड विद इन मसल सेल्स डिसोशिएट्स इनटू लैक्टेट्स प्लस हाइड्रोजन आयन। अभी लैक्टिक एसिड को हम अपने लाइफ में आज तक एक विलन समझते आए हैं कि मतलब लैक्टिक एसिड क्या है, विलन है। हमारे मसल में कोई भी दर्द हो रहा है, सोरनेस हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, लैक्टिक एसिड। लेकिन ये सच नहीं है, लैक्टिक एसिड के कारण कभी भी हमारे बॉडी में पेन नहीं होगा। लैक्टिक एसिड हमेशा हेल्प करती है हमें। कैसे हेल्प करती है, देखो, मान के चलो अगर हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज पे जब भी वर्कआउट करते हैं, ज्यादा हमें थकान नहीं हो रही है ना, हमारे लिए इजी है, तो हमारी बॉडी हमेशा ऑक्सीजन यूज करती है, ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। एटीपी मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो भी एनर्जी यूज हो रहा है उस समय ऑक्सीजन से काम चल जाता है। जो ही हम एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कम होने लगता है हमारी चीजें, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं वो उतना इनफ ऑक्सीजन होता नहीं है जो एटीपी बना सके। दैट इज वाई हमारी बॉडी अब एनारोबिक प्रोडक्शन करने लगती है। अब एनारोबिक प्रोडक्शन जब बॉडी करेगी तो उसमें क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए अंत में बॉडी को लैक्टिक एसिड की जरूरत पड़ती है। तो वो हेल्प करता है क्या करने में, एनर्जी प्रोडक्शन करने में। तो धीरे धीरे जब एट दिस पॉइंट जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो सबसे एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है लैक्टिक एसिड, जो हेल्प करता है किसमें, एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह में, राइट। तो लैक्टिक एसिड का ये काम है। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, ब्लड में जब इंटेंसिटी बढ़ते रहती है तो उसमें क्या होता है, मसल सेल्स में वो टूटता है, वो सेपरेट होता है, किसमें होता है, लैक्टेट प्लस हाइड्रोजन आयन। जो हमारा मसल में कोई भी सोरनेस या फिर कोई किसी भी तरह का मसल लगातार जब एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ होने लगा, बर्न वगैरह होने लगा, वो होता है हमेशा हाइड्रोजन आयन से, ना कि लैक्टिक एसिड से। तो लैक्टिक एसिड डिसोशिएट हो गया, यानी सेपरेट हो गया किसमें, लैक्टेट और हाइड्रोजन आयन में, ठीक है। फिर क्या हुआ, द ब्लड बाइकार्बोनेट बफर, अभी हमने बोला था ना ब्लड में कंपाउंड होता है, बफर होता है जो एसिड्स को कम करता है, हेल्प करता है उसको हटाने में। तो द ब्लड्स बाइकार्बोनेट बफर, जिनका फॉर्मूला है NaHCO3, NaHCO3 में होता है, वो भी फिर क्या होता है, सेपरेट होता है, डिसोशिएट होता है, किसमें होता है, सोडियम में और HCO3 में, Na+ और HCO3 में, ठीक है। तो Na+ HCO3 में वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अभी क्या हुआ, इधर का जो H+ आयन है और इधर का HCO3 है, ये दोनों क्या हुआ, मिल गए आपस में क्या हुए, मिल गए। दोनों ने मिलके बनाया क्या, एक कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3। जब कार्बोनिक एसिड जब बॉडी में बन गया तो उससे पता है क्या होता है, उससे होता है वो सबसे पहले कार्बोनिक एसिड बन के हमारे लंग्स में चला जाता है, विच इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। और फिर क्या होता है, लंग्स से हम जब सांस छोड़ते हैं CO2, तो वो एक H2O और CO2 में निकल जाता है बाहर। H2O और CO2 में वाटर और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमारे नाक से फाइनली वो निकल जाता है। तो ऐसे ये काम होता है, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, इंक्रीजिंग मिनट वेंटिलेशन। तो दोनों कैसे निकल जाते हैं, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे निकल जाते हैं फिर नाक के, जब हम एक्सेल करते हैं बाहर की तरफ। और फिर क्या होता है, उससे क्या होता है, जो मिनट वेंटिलेशन है, जो हमारे सांस लेने का, वो सब तो बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसको एक बार फिर से पढ़ना, कंफ्यूजन होगा तो मेरे से पूछ लेना दोबारा, वीडियो को फिर से देखो यहाँ से अगर समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट करो और पूछो मेरे से कि कैसे क्या हो रहा है ना। ओके, ये हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं ऊपर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड आएगा, आगे भी आएगा, है ना। अभी देखो क्या होता है, Na एंड लैक्टेट कंबाइंड टू फॉर्म क्या, Na लैक्टेट। अभी देखो पहले हम क्या बात कर रहे थे, क्या मिला था, पहले ये दोनों मिल रहे थे, हाइड्रोजन और HCO3 मिल गए, तो क्या हुआ, कार्बोनिक एसिड बन गया। कार्बोनिक एसिड जब बन जाता है तो क्या होता है, कार्बोनिक एसिड लंग्स में आ जाता है और फिर किस फॉर्म में निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में निकल गया। तो वेस्ट निकल रहा है हमारे बॉडी से। अब क्या बच गया, हमारा लैक्टेट बच गया था और हमारा क्या बच गया था, सोडियम बच गया था। अब ये दोनों में आपस में जुड़ जाएंगे तो उससे क्या होगा, Na और लैक्टेट कंबाइंड हो जाते हैं, फिर ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, Na लैक्टेट, सम ऑफ विच एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया विद इन द मसल सेल फॉर एनर्जी यूज। अभी मैंने बोला था ना कितना अच्छा काम करता है लैक्टिक एसिड या लैक्टेट, जो भी कह लो। इसका काम क्या है, देखो
माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाते हैं, ये आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है, एनेलैक्टेट बन गए, अब कहाँ गए, माइटोकॉन्ड्रिया में घुस गए। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने पढ़ा था, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और क्या करता है, वो एनर्जी देता है, राइट, ठीक है, वही एटीपी वहीं से मिलता है। इंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया विद इन द मसल सेल फॉर एनर्जी यूज, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी की तरह यूज करता है। सम ऑफ विच इज शटल टू द हार्ट टिश्यू फॉर एनर्जी यूज, कुछ उसमें से कहाँ चले जाते हैं, हार्ट के सेल्स में चले जाते हैं, किसके लिए, एनर्जी के लिए, क्योंकि हार्ट को भी तो काम कर रहा है ना लगातार, वो धड़क रहा है लगातार, तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए वो हार्ट में भी चले जाते हैं। एंड सम ऑफ विच is shuttled to the liver for reconversion back to usable forms of energy, और इसमें से कुछ लिवर्स में चले जाते हैं और मान के चलो फिर से बॉडी को अगर यूज होता है तो फिर से वहां से वो कन्वर्ट होकर एनर्जी से पूरे बॉडी में जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब यहां से देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा ऐसे ही पहले VT1 आया, VT1 में क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ गया हमारा, सांस लेने का प्रक्रिया बढ़ गई, बॉडी में एसिड्स बनने स्टार्ट हो गए, तो एक पॉइंट आता है, फिर VT2 हो जाता है, यानी VT2 में उससे ज्यादा हालत खराब हो जाती है, यानी और ज्यादा सांस होने लगती है और ज्यादा बॉडी में एसिड बनने लगता है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमें एक्सरसाइज बंद करना पड़ता है। तो हर इंसान का VT1 और VT2 अलग है। किसी इंसान को कम थकान अगर होगी, यानी वो आराम से कर रहा है एक्सरसाइज, तो उसका बहुत लेट VT1 आएगा, ठीक है, उसका स्टेमिना अगर बहुत अच्छा है, तो कोई बहुत ही उतना फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है, कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस, तो उसका VT1 बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एथलीट्स जो होते हैं उनका VT2 पे थोड़ा सा ट्रेनिंग करते हैं, VT2 पे भी लेके जाते हैं जो एलीट एथलीट्स हैं, और उनका VT2 बहुत लेट आता है। सो धीरे धीरे टाइम के साथ हमारा VT1 VT2 की क्या होता है, विंडो बड़ा होता जाता है ना, लेट से आना स्टार्ट हो जाता है, यानी आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, आपका कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस बढ़ रहा है। ओके, नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस टू अक्यूट एंड क्रॉनिक कार्डियोरेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। अभी देखो, हम एक्सरसाइज करते हैं किसी भी प्रकार का, तो हमें दो प्रकार का एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन मतलब हमारी बॉडी अडेप्ट करती है उसके हिसाब से। एक्यूट होता है और क्रॉनिक होता है। एक्यूट मतलब इमीडिएट, तुरंत होता है कोई चीज, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट, और कुछ क्रॉनिक होते हैं यानी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशंस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक एडेप्टेशन, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं, जब भी हम कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो हमारे मसल में क्या उसमें प्रभाव पड़ता है, मस्कुलर सिस्टम में क्या उसका एडेप्टेशन होता है ना। द ऑर्गन सिस्टम्स स्ट्रेस ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड exercise adapt in a way that is very specific to the type of exercise performed. The muscle fibers that are recruited to perform exercise are the only ones stimulated to adapt. तो ये कहा गया है कि देखो, जो ऑर्गन हमारे फिजिकल एक्टिविटी में हमने यूज करा है, जो ऑर्गन यूज हुआ है, तो जिस तरह की ट्रेनिंग दी गई है उस हिसाब से वो अडेप्ट करते हैं। अभी क्या इसका मतलब आगे समझेंगे। द मसल फाइबर्स दैट आर रिक्रूटेड टू परफॉर्म एक्सरसाइज आर ओनली वंस स्टिमुलेटेड टू अडॉप्ट। अभी जो मसल फाइबर्स यूज हुए हैं ना, मान के चलो हमारा कोई भी कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज में हार्ट वर्ट या जो भी मसल्स यूज हुए हैं, सिर्फ वहीं पे आएगा अडेप्टेशन, और कोई मसल में अडेप्टेशन नहीं आएगा, ठीक है। ड्यूरिंग लो इंटेंसिटी एंड्योरेंस एक्सरसाइज दिस यूजुअली मींस एडेप्टेशन इन द टाइप 1 मसल फाइबर, द स्लो ट्विच मसल फाइबर। तो अभी मैंने पहला लाइन क्या बोला था कि जिस तरह का एक्सरसाइज होगा उस तरह का एडेप्टेशन होगा बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग लो इंटेंसिटी एंड्योरेंस एक्सरसाइज, लो इंटेंसिटी एंड्योरेंस यानी कार्डियो कर रहे हो, लो इंटेंसिटी का, ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है, तो क्या होगा, दिस यूजुअली मींस एडेप्टेशन इन द टाइप 1 मसल फाइबर। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे तो कहाँ पे एडेप्टेशन आएगा ज्यादा, टाइप 1 मसल फाइबर, ठीक है। टाइप 1 मसल फाइबर में क्यों आएगा, इसको स्लो ट्विच मसल फाइबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, अभी हमने पहले पढ़ा है ना। तो वो वो क्या होता है फिर टाइप 1 मसल फाइबर्स में, उसमें ऑक्सीजन कह लो कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसी में जो भी होता है चेंज उसी में होता है। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं एटीपी प्रोडक्शन, वो आपको कहाँ पे इफेक्ट करेगा, वो टाइप 1 मसल फाइबर्स में ही करेगा, ठीक है, टाइप 2 में नहीं करेगा, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 ये सब क्या है, ये सब हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि अगर हम लो इंटेंसिटी पे कर रहे हैं तो हमारा एडेप्टेशन किस में होगा, टाइप 1 मसल फाइबर में होगा, दैट्स इट, ओके।
These adaptations involve increasing the size and number of mitochondria within the cell to augment aerobic ATP generation. अभी हमने पढ़ा था कि क्या होगा, अभी हम लो इंटेंसिटी पे ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, लगातार करते रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ और साइज में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर और साइज बढ़ जाएगा विद इन द सेल के अंदर, और टू ऑगमेंट एरोबिक एटीपी जनरेशन, ताकि और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, और ज्यादा एटीपी जनरेशन हो सके, है ना. There is also growth of more capillaries around the recruited muscle fibers which enhances the delivery of oxygenated blood to the muscle fibers. अभी कैपिलरी के बारे में हमने पढ़ा था ना, मैंने हर्ट जब पढ़ाया था, याद नहीं तो फिर से देखो हर्ट काम कैसे करता है, कैपिलरी आपको समझ में आ जाएगा. तो हमारा जो आर्टरी होता है, आर्टरी क्या होता है, हर्ट से जो ब्लड वेसल निकलता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, वो टर्मिनेट जहाँ पे होता है, जहाँ पे खत्म होता है, बिल्कुल एकदम नैरो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में, उसको हम कहते हैं कैपिलरी. तो जितना ऑक्सीजन वाला ब्लड गया फाइनली जाके कैपिलरी से छूटते हुए बॉडी में जाता है, लास्ट कैपिलरी होता है. तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ग्रोथ ऑफ मोर कैपिलरीज अराउंड द रिक्रूटेड मसल फाइबर. जो भी मसल फाइबर्स हमारे यूज हुआ है उस कार्डियो ट्रेनिंग में, तो वहां के जो कैपिलरीज है उसमें क्या हो जाएगा, वो ज्यादा कैपिलरीज का नंबर बढ़ जाएगा. तो ज्यादा कैपिलरीज हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहे हैं तो वो ज्यादा एक्सचेंज हो पाएंगे वहां पे, वो ऑक्सीजनेटेड जो भी ब्लड है उस मसल में ज्यादा जा पाएंगे अगर कैपिलरीज बढ़ जाएगा तो, है ना. If the recruitment is near the upper limit of a given muscle fiber's capacity to generate force, there may also be adaptation in the contractile mechanism actin myosin filaments leading to hypertrophy of those muscle fibers. अभी मान के चलो ये सब चीजें हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ रहा है और कैपिलरीज बढ़ रहे हैं, अब उसके भी एक अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट हो गया, वो उससे ज्यादा अब नहीं हो सकता है. उसके बाद क्या हो सकता है, किसमें और चेंज आ सकता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म में, जो है एक्टिन और मायोसिन. हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक फिलामेंट्स, एक कह सकते हो कुछ मैकेनिज्म है, उसका नाम है एक्टिन और मायोसिन. बेसिकली हम आगे बढ़ने वाले हैं तो ये समझ लो कि मोटा मोटी एक्टिन और मायोसिन जब बढ़ने लगेंगे हमारे मसल्स में, तो उसमें हाइपरट्रॉफी आने लगेगी, यानी मसल का साइज बढ़ने लगेगा. तो फॉर एग्जांपल हम जो भी मसल यूज कर रहे हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग में, माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, उसका नंबर बढ़ रहा है, कैपिलरीज बढ़ रहा है, लेकिन जब एक अपर लिमिट में चले जाते हैं तो उसके बाद हो सकता है हमारा वो मसल का साइज भी बढ़ने लगे, मसल हाइपरट्रॉफी में होने लगे, है ना. तो ये भी एक फायदा होता है. ड्यूरिंग हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइज, the type 2 muscle fibers, that is fast twitch muscle fibers, may also be recruited. अभी मैंने बोला कि लोअर इंटेंसिटी एक्सरसाइज में कौन से मसल फाइबर्स में एडेप्टेशन होगा, टाइप 1 में, स्लो ट्विच मसल फाइबर में. लेकिन जब हाई इंटेंसिटी पे जा रहे हैं तो किसमें होगा, टाइप 2 मसल फाइबर्स में, जो कि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स में ऑल्सो भी रिक्रूटेड. ठीक है, तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स ना वो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स की तरह उतना ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. विदाउट ऑक्सीजन जनरली ज्यादातर मैक्सिमली वो यूज करता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, और फास्ट ट्विच मसल फाइबर वो होते हैं जो ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और स्लो ट्विच होते हैं जो ज्यादा फोर्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं लेकिन बहुत देर तक काम कर सकते हैं, तो वो होते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर्स. तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज ज्यादा करते हो तो हमारी बॉडी कैसे अडेप्ट कर सकती है, हमारा फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स है वो काम करने लगता है, और एडेप्टेशन में और वो अडेप्ट करने लगता है. ठीक है, दे अडेप्ट primarily by increasing the number of anaerobic enzymes so that anaerobic energy production will be enhanced. अभी देखो मैंने बोला कि हाई इंटेंसिटी में ना ऑक्सीजन कम यूज होगा, ज्यादा यूज होगा, एनारोबिक यूज होगा. ठीक है, एनारोबिक यूज होगा, विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है हमारा. ठीक है, तो उसमें क्या है, अब ये तो यहाँ पे एडेप्टेशन हो रहा था, तो ये स्लो ट्विच में था, वो ऑक्सीजन में काम करता है ज्यादा, तो उसमें हमारा जो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी था, मतलब मान के चलो माइटोकॉन्ड्रिया ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती थी, वहां तो वो अडेप्ट हो रहा था. लेकिन अभी यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये सब सारी चीजें नहीं, यहाँ पे कोई रोल नहीं है. यहाँ पे क्या ग्रो करेगा, यहाँ पे क्या होगा, जो एनारोबिक एंजाइम्स है, एनारोबिक एंजाइम्स मतलब ऐसे एंजाइम्स जो एटीपी प्रोडक्शन में विदाउट ऑक्सीजन उसमें ज्यादा फास्ट उसको करवा सकते हैं, ज्यादा स्मूथली करवा सकते हैं, तो उनका ग्रोथ ज्यादा होगा. ठीक है, with increased training intensity there may also be an increase in contractile proteins resulting in hypertrophy of the
मसल फाइबर। तो इसमें भी स्लो ट्विच की तरह मान के चलो, अगर ट्रेनिंग इंटेंसिटी ज़्यादा है और लगातार हम कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो इसमें भी जो मसल को हम यूज कर रहे हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है, यानी मसल का साइज बड़ा हो सकता है। ठीक है, जो मसल को हम यूज कर रहे हैं, जो यूज नहीं कर रहे हैं वो नहीं होगा बड़ा। तो अभी देखो हम तब से बात कर रहे हैं एटीपी बनता कैसे, एनर्जी कैसे आती है वहां से। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो मैं कोशिश करूंगा व्हाइट बोर्ड पे शूट करने का, तो उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि ये एटीपी का ब्रेकडाउन कैसे होता है ना, वहां पे आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी हमने बात किया कि मस्कुलर सिस्टम पे हमारा क्या फायदा आएगा जब हम कार्डियोरेस्पिरेटरी ट्रेनिंग लगातार करते हैं। ठीक है, अभी हमारी बात होगी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या फायदा आएगा। ठीक है, हमारे हार्ट पे क्या काम आने वाला है, हार्ट वगैरह पे, या फिर उसके अलावा दूसरी ब्लड वेसल्स वगैरह पे क्या फायदा होने वाला है। ओके, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम दैट occurs with endurance training, the heart muscle will hypertrophy, enlarging its chamber and becoming a bigger and stronger muscle that is able to deliver a higher cardiac output to the muscles. अभी क्या होगा, एक्सरसाइज हम लगातार कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे क्या होगा, जो भी मसल्स हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, राइट। हम जब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा, तो वो कौन सप्लाई करता है, ब्लड। तो ब्लड अब ज्यादा चाहिए ना, इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो उस चक्कर में क्या होता है, हार्ट मसल में भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, यानी हार्ट का भी मसल ग्रो होने लगता है। ठीक है, उसके जो चैम्बर्स होते हैं अंदर के वो बड़े होने लगते हैं, एंड बिकमिंग बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, दैट इज एबल टू डिलीवर हायर कार्डियक आउटपुट टू द मसल्स। अभी क्या हो गया, चैम्बर साइज बड़ा हो गया, तो उसमें क्या होगा, ब्लड ज्यादा आ पाएगा, तो ब्लड ज्यादा आ पाएगा तो एक बार में जब हार्ट जब पंप करेगा तो एक साथ ज्यादा ब्लड आने लगेगा, है ना। तो ये एक फायदा होता है। These adaptations are primarily in the form of largest stroke volume as maximal heart rate does not increase with training। देखो, हार्ट रेट कभी भी नहीं बढ़ेगा, एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं ना तो हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, हार्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन किस में चेंज आएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम में चेंज आएगा। अगेन मैंने अभी बताया, चैम्बर्स जब बड़े हो जाएंगे तो ब्लड ज्यादा आएगा, तो पंप करेगी ज्यादा। स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या मतलब है, एक पंप में कितना ब्लड हार्ट बॉडी में भेज रहा है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो साइज बढ़ा तो ब्लड ज्यादा आ गया, तो ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा। ओके, this increase in stroke volume is due to chamber enlargement, greater amounts of chamber filling and greater chamber emptying of the heart with each beat। मैंने वही बोला कि चैम्बर क्यों हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि चैम्बर का साइज बढ़ गया यहाँ पे, है ना। चैम्बर का साइज बढ़ गया तो खून ज्यादा उसमें आ पाएगा। ठीक है, एंड ग्रेटर चैम्बर एम्प्टिंग, ज्यादा आ पाएगा तो ज्यादा वो भेज पाएगा, है ना। There is also some evidence that the redistribution of the cardiac output to the active muscles via vasodilation may improve after training। तो ये कहा गया है कि मान के चलो कि जब अब हमारा हार्ट जब यूज होता रहता है, हम जब एक्सरसाइज करते रहते हैं लगातार, तो हार्ट में क्या होता है, हमारा वाइसोडाइलेशन बेटर हो जाता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा हो जाता है ब्लड का। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था ना पहले, कि जो मसल उस समय यूज होता है तो क्या होता है, वहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाता है, यानी वहाँ के ब्लड वेसल्स ज्यादा वाइड हो जाते हैं ताकि वहाँ से ब्लड ज्यादा जा सके। और जहाँ पे कम यूज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, जो मसल मेरे यूज हो रहे हैं वहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाएगा, यानी वहाँ के जो ब्लड वेसल्स है वो चौड़े हो जाएंगे ताकि ब्लड ज्यादा जा सके। लेकिन मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का ज्यादा यूज नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएंगे, यानी हमारा वो ब्लड वेसल नैरो हो जाएगा, तो वहाँ पे ब्लड कम पहुंचेगा। तो बोल रहा है कि अगर आप ऐसी लगातार ट्रेनिंग करते रहते हो, कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस आपका अच्छा होता रहता है, तो उसमें क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन और बेटर हो जाता है, यानी जो मसल ज्यादा यूज हो रहा है उसमें ज्यादा ब्लड पहुंचता है, जो कम यूज हो रहा है उसमें कम पहुंच रहा है, यानी वैसोडाइलेशन बढ़ रहा है, यानी जहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ब्लड वेसल चौड़ा हो रहा है, और जहाँ पे कम हो रहा है वहां पे सिकुड़ रहा है। ठीक है, thus making the increase in cardiac output more effective in terms of delivering O2 where it is needed। अभी देखो, अब इससे क्या हुआ, इससे हमारा फायदा क्या हो गया, अब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे मसल में पहुंच पा रहा है और हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। कार्डियक आउटपुट आपको याद है ना, बताया था मैंने, कार्डियक आउटपुट किसका प्रोडक्ट है, स्ट्रोक वॉल्यूम का और हार्ट रेट का,
यानी स्ट्रोक वॉल्यूम जो भी हमारा निकलता है, हार्ट से जितना खून निकल रहा है एक बार में पंप कर रहा है, और जितना हमारा हार्ट रेट उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्डियक आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो हमारा हार्ट रेट तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, एक्सरसाइज कितना भी कर लो, हमारा क्या बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया तो ओवरऑल एक कार्डियक आउटपुट तो हमारा बढ़ ही जाएगा। तो राइट, तो कार्डियक आउटपुट जब बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की डिलीवरी ज्यादा होती है। ओके, हमने पढ़ा मस्कुलर सिस्टम में, मसल्स में क्या फायदा होगा, एडेप्टेशंस होंगे। हमने पढ़ा हार्ट में क्या एडेप्टेशंस आएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, लंग्स वगैरह या फिर जो भी अंदर के उसके जो पार्ट्स हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि ब्रीदिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उनमें क्या चेंज आएगा, उनमें क्या एडेप्टेशंस आएंगे, है ना। Okay, although somewhat less adaptable than the heart and circulatory system, the muscles of the respiratory system will adapt as exercise is performed regularly to allow for increased ventilation of the alveoli, which is where the cardiovascular system interfaces with the respiratory system. तो देखो, जितना ज्यादा मस्कुलर सिस्टम में हो रहा था हमारा एडेप्टेशन, जितना ज्यादा हमारे हार्ट में हो रहा था, उतना ज़्यादा हमारा किस में नहीं होगा, लंग्स या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं होगा उतना ज़्यादा चेंजेस, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज़ बढ़ जाएगा, एक चीज़ चेंज जरूर आएगा, जो कि है वेंटिलेशन ऑफ द एल्वियली। एल्वियली हमने पढ़ा था लंग्स के बारे में ना, कि फाइनली पूरा हम जब सांस लेते हैं हर जगह फैलता है ब्रोंकियाई या करके, लास्ट में कहाँ, एल्वियली में, हमारा एल्वियली के ही थ्रू बॉडी में मिलता है जाके, ठीक है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं हवा में, तो फाइनली एल्वेली ही छोड़ता है पूरे बॉडी में। लास्ट जो है पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, वो क्या, एल्वेली है। तो ये बोल रहा है कि जब हम एक्सरसाइजेस से कंटिन्यू करने लगते हैं तो क्या होता है, एडेप्टेशन किसमें हो जाता है, वेंटिलेशन जो होता है एल्वेली का वो बढ़ जाता है। यानी एल्वेली मान के चलो बहुत सारा एल्वेली है, 80% कुछ यूज हो रहे हैं, हो सकता है 20% यूज नहीं हो रहे हो। अब हम लगातार एडेप्टेशन कर रहे हैं तो वो 20% भी अब धीरे धीरे यूज होने लगेंगे, तो हमारे एल्वेली में वेंटिलेशन हमारा बढ़ने लगे, ठीक है। यानी जो हम ऑक्सीजन ले रहे थे वो प्रॉपरली अच्छे से और हार्ट में जा सकेगा हमारा, यानी और ज्यादा ऑक्सीजन जा सकेगा हमारा, है ना। द मसल्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन स्पैन द थॉरैक्स एंड एब्डोमेन एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। तो मसल जो होता है रेस्पिरेशन में, बहुत सारे मसल्स हमने पढ़ा है, मैंने एक सेपरेट क्लिप भी डाल रखा है उसका, अगर याद नहीं है तो फिर से देख लो, या मैं आई बटन में अभी डाल देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, तो उसको आप देख लो कि कौन कौन से मसल्स यूज होते हैं रेस्पिरेशन जब हम करते हैं, ठीक है। तो द मसल्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन स्पैन द थॉरैक्स एंड एब्डोमेन एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। तो मसल्स जो हमारे रेस्पिरेशन में यूज होते हैं कहाँ होते हैं, थॉरैक्स एरिया में होते हैं, यानी यहाँ से ऊपर से जो नेक का ये जो बोन दिख रहा है, और यहाँ पे स्टर्नम, ये जो हड्डी है, ये पूरा एरिया हमारा क्या है, थॉरैक्स है। तो हमारा जो भी ये मसल्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करवाता है वो सारा इसी एरिया में रहता है, एंड एब्डोमेन एरिया में रहता है, ठीक है। तो कौन कौन से मसल है, डायफ्राम, आपको याद है डायफ्राम पढ़ा था हमने, डायफ्राम विच इज द बॉडीज की ब्रीदिंग मसल, ये सबसे मेन ब्रीदिंग मसल है पूरे बॉडी का। एंड द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स यूज ड्यूरिंग पैसिव या रेस्टिंग इंस्पिरेशन, जब भी हम रेस्ट में सांस लेते हैं अंदर, तो कौन से मसल्स हेल्प कर रहे हैं हमारे, एक है डायफ्राम और दूसरा क्या है हमारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स, यहाँ वाले जो मसल्स होते हैं, ठीक है। आप दोबारा जाके एक बार देख लेना अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो ये सारे मसल यूज होते हैं जब हम रेस्ट में सांस अंदर लेते हैं, ठीक है। द ग्रुप ऑफ मसल दैट पुल द रिब केज अपवर्ड, कुछ मसल्स होते हैं जो हमारे रिब केज को क्या ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ आया, ठीक है। ड्यूरिंग एक्टिव इंस्पिरेशन, जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और सांस अंदर ले रहे हैं, तो ये सारे जो मसल्स है, स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड, स्केलेन, पेक्टोरलिस माइनर एंड पोर्शंस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर, ये सारे मसल्स क्या करते हैं, हमारे रिब केज को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। रेस्ट में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स, और जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और अंदर सांस ले रहे हैं तो ये सारे मसल्स काम करते हैं, ठीक है। और ये रिब केज को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं जब सांस हम अंदर लेते हैं। द ग्रुप ऑफ मसल्स दैट पुल द रिब केज डाउनवर्ड, कुछ मसल्स हैं जो क्या, जब सांस हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, अंदर उसके नीचे की तरफ हमारे रिब केज को खींचते हैं, ठीक है। तो कौन से मसल्स है, एब्डोमिनल्स मसल, हमारे जो पेट वाले जो मसल्स हैं, सेरेटस पोस्टीरियर मसल्स हैं, एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल्स हैं। तो ये जाके एक बार प्लीज रिवाइज कर लो आप कि कौन से मसल वो कहाँ होते हैं, तो आपको समझ में बेटर आएगा, ठीक है। जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं एक्सरसाइज के टाइम पे, तो ये सारे मसल्स यूज होते हैं, ठीक है।
बाकी जब हम रेस्ट में सांस छोड़ रहे होते हैं तो फिर एक्स्ट्रा हमें कोई मसल नहीं यूज हो रहा है, वो अपने आप फिर होता जाता है, उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा मसल्स नहीं यूज होते हैं, ठीक है। ओके, बोथ द स्ट्रेंथ एंड फटीग रेजिस्टेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स इंप्रूव विद ट्रेनिंग। तो क्या होता है, अभी हम ट्रेनिंग लगातार कर रहे हैं, ये सारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स जो अभी हमने पढ़ा वो क्या होता है, उसमें क्या हो जाता है, क्षमता बढ़ जाती है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उनकी एंड्योरेंस बढ़ जाती है, उन्हें थकते लेट है, यानी ज्यादा टाइम तक काम करवा सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो, अलाउइंग ग्रेटर वेंटिलेशन फॉर लॉन्गर पीरियड देन एग्जिस्टेड बिफोर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से पहले जितना करवा पा रहे थे उससे ज्यादा देर तक वो अब काम करवा पा रहे हैं, इसमें रेस्पिरेशन में। The stronger musculature may lead to an increase in tidal volume, which delivers more O2 to the alveoli and reduces the relevant amount of respiratory dead space air trapped in the bronchial tubes that never reaches the alveoli at high breathing frequency, thus making ventilation more efficient. देखो क्या होता है, अभी ये ज्यादा देर तक काम कर पा रहे हैं, स्ट्रांग हो गए हैं, तो इसके चक्कर में क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है। टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, जो ब्रीथ सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इसमें कितना सांस ले पा रहे हैं और कितना सांस छोड़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। जितना सांस हम एक ब्रीथ में लेते छोड़ते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हमारे मसल स्ट्रांग हो जाता है और उसका मस्कुलेचर भी स्ट्रांग हो जाता है, यानी थोड़ा सा उसका भी मसल्स में थोड़ा ग्रोथ अगर देखने को मिलता है, तो क्या होता है, उससे टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, यानी ज्यादा सांस ले पा रहे हैं, ज्यादा छोड़ पा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एल्वियली में आ पा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जो एल्वियली जो काम नहीं करता था, जो डेड स्पेस जो काम नहीं करता था, वहां पे ज्यादा अब सांस पहुंच पा रहा है, हवा आ पा रहा है, तो वो भी काम करने लगेगा अब, ठीक है। Thus making ventilation more efficient। तो अब हमारा सांस लेना छोड़ना बहुत ज्यादा थोड़ा एफिशिएंट हो गया जब रेस्पिरेटरी सिस्टम ये वाले मसल्स हमारे अडेप्ट कर जाते हैं, तो है ना। ये आप पढ़ लेना, ये कुछ नहीं, सेडेंटरी बिहेवियर वर्सेस फिजिकल इनएक्टिविटी है। सेडेंटरी और फिजिकली इनएक्टिव होने में फर्क क्या है, तो एक बार ये रीड कर लेना, सिंपल से, ये सिंपल सा एक छोटा सा पैराग्राफ है, पढ़ लेना आप, ये सारा पढ़ सकते हो, क्लाइंट पर्सनल ट्रेनर के बीच कॉन्वर्सेशन। अभी देखो, अभी यहाँ बात हो रही है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जो होता है, टाइम कितना लगता है कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस अचीव करने में, या फिर इतना जो एडेप्टेशन अभी आपने देखा है, इतना मसल में सब, इसमें कितना टाइम लग जाता है लगभग, है ना। देखो, कार्डियो रेस्पिरेटरी एडेप्टेशंस टू एक्सरसाइज बिगिन विद द फर्स्ट एक्सरसाइज बाउट बट आर यूजुअली नॉट रेडिली मेजरेबल फॉर ए कपल ऑफ वीक्स। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी जो हमारा जो भी एडेप्टेशन होता है, वो तो फर्स्ट पहले दिन ही जब आप कर लोगे कार्डियो ट्रेनिंग, उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन शुरुआत के 2 वीक्स तक, ठीक है, आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे कि कितना चेंज आया, कितना एडेप्टेशन आएगा, ठीक है। मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक VO2 max, which is the traditional standard marker of the cardiorespiratory fitness training effect, increases with training but reaches a peak and plateaus within about 6 months। अभी देखो, VO2 max हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। VO2 max क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, राइट, तो मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक, राइट, हमारी बॉडी की जो ऑर्गन जो मसल है उसमें कितना ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है, मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है, उसको हम कहते हैं VO2 max, ठीक है। तो कैपेबिलिटी होती है बॉडी की ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने की उन मसल्स में जो यूज हो रहे हैं, तो वो VO2 max कहलाता है, राइट। तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारा ऑक्सीजन का, तो हमें ज्यादा चाहिए। तो VO2 max क्या होता है, धीरे धीरे जब भी हम एक्सरसाइज, जब कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग करने लगते हैं तो वो बढ़ने लगता है, 6 महीने तक बहुत अच्छा बढ़ता है VO2 max, यानी हमारी बॉडी की ऑक्सीजन को यूज करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है, जो ऑर्गन्स को यूज, जिनको चाहिए ऑक्सीजन, वो बेटर ऑक्सीजन वहां पे डिलीवरी हो पाती है और बेहतर यूज हो पाता है। तो VO2 max पहले 6 मंथ्स में बहुत अच्छा उसमें इंक्रीज आता है, 6 मंथ्स के बाद उसमें प्लेटूज आने लगता है। प्लेटू मतलब या तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं होगा या थोड़ा सा बहुत ही नेग्लिजिबल ग्रोथ होगा उसके बाद, ठीक है। However, changes in ventilatory threshold VT, a significant marker of metabolism that permits prediction of lactate threshold from the VE response during progressive exercise, may continue for years। अभी हमने ventilatory threshold के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ventilatory threshold मतलब एक पॉइंट जहां से हमारा सांस लेना, बहुत ज्यादा हम सांस लेने लगते हैं, है ना,
हमारी बॉडी अब ज़्यादा एनारोबिक एटीपी प्रोडक्शन करने लगती है, बिना ऑक्सीजन के एटीपी प्रोडक्शन करने लगती है। उसमें बहुत सारे बॉडी में लैक्टेट बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो एडेप्टेशन है ना, ये 6 महीने से ज़्यादा चलते रहती है, मतलब ये ग्रो होता रहता है। ठीक है, हमारा ड्यूरिंग प्रोग्रेसिव, और हमारा लैक्टेट भी बनता रहता है, तो उस सब में इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, वीटी हमारा क्या होता है, कुछ टाइम तक मैंने आपको बताया था ना, अगर एक्सरसाइज लगातार करते रहोगे तो आपका VT1 आने का टाइम थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, यानी सांस फूलना और ये सब सांस ज्यादा आना ना, वो लेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही है, आप उस इंटेंसिटी पे अब ज्यादा देर तक काम कर पा रहे हो, उसके बाद बहुत देर बाद VT1 आएगा, उसके बहुत देर बाद VT2 आएगा, तो ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, 6 महीने के बाद भी इनमें चेंजेस आते रहते हैं, वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड में आते रहते हैं। उसी तरह लैक्टेट थ्रेशोल्ड भी होगा। तो देखो, मैंने बताया था लैक्टेट या लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में बनता है, राइट, जब हम वर्कआउट करते रहते हैं हाई इंटेंसिटी पे। ठीक है, तो एक टाइम आता है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड का क्या मतलब हुआ, देखो कुछ भी है, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड है एसिड, और हमारे सेल्स के लिए ज्यादा एसिड हो जाना अच्छा नहीं है, वो काम नहीं कर पाएगा ज्यादा एसिडिक माहौल में। तो क्या होगा, तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड का क्या मतलब, एक ऐसा पॉइंट, मतलब बॉडी की टॉलरेंस क्या होता है, लैक्टेट एक टाइम पे इतना बिल्डअप हो जाता है जो उतना निकल नहीं पाता है, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड होने का मतलब कि बॉडी की टॉलरेंस बढ़ गई है अब, कि ज्यादा टाइम तक लैक्टेट को वो रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो पहले जिस मान के चलो वो 2 मिनट के बाद लैक्टेट इतना बढ़ जाता था कि बॉडी अब वर्कआउट नहीं कर पा रही है, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए, 2 मिनट 30 सेकंड हो जाए, 40 सेकंड हो जाए। तो ये कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस से क्या हुआ, हमारी टॉलरेंस बढ़ गई, लैक्टेट को कह सकते हो रिमूव करने का पहले कैपेसिटी बढ़ गया कि लैक्टेट रिमूव हो रहा है। तो लैक्टेट को ज्यादा टाइम तक अगर आप रिमूव करती रहेगी बॉडी, तो क्या होगा, लैक्टेट का टॉलरेंस बढ़ जाएगा, थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा, यानी मतलब थोड़ा सा लेट से हमारा लैक्टेट थ्रेशोल्ड आएगा, राइट। तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड लेट से आएगा, तो क्या इसका मतलब हम एक्सरसाइज लंबा कर सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया ये चीज, राइट। तो यहाँ पे हमारा वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड और लैक्टेट थ्रेशोल्ड आएगा लेट से अब, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वर्कआउट हम ज्यादा टाइम तक कर पाएंगे। ड्यूरिंग प्रोग्रेशन में कंटिन्यू फॉर ईयर्स, ये ईयर्स तक, सालों तक ये एडेप्टेशन होता रहता है, ठीक है। This change is attributed primarily to capillary growth and increased mitochondrial densities in the active muscles। तो active muscles जो हमारे हैं उसमें भी क्या होने लगता है, कैपिलरी का ग्रोथ, कैपिलरी बढ़ता रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या साइज और नंबर भी बढ़ता रहता है। To support these cardiorespiratory adaptations, the capacity of the muscles to store additional glycogen increases, and the ability to mobilize and use fatty acids as a fuel source is also enhanced। देखो, हमारी बॉडी हम जब खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो उसको तोड़ती है, उसको अलग अलग फॉर्म्स में बॉडी में रखती है ताकि उसको यूज किया जा सके सिंपल फॉर्म में। तो मसल में भी हमारा वो जमा होता है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया है, तो हमारी मसल की ग्लाइकोजन को स्टोर करने की भी कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी और ज्यादा ग्लाइकोजन हमारे मसल में स्टोर हो सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके जब हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। एंड एबिलिटी टू इमोबिलाइज एंड यूज फैटी एसिड्स एज अ फ्यूल सोर्स। फैट्स भी हमारे बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करते हैं। जब भी हम मेनली लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं कोई भी, तो फैट हमारे बॉडी में एज अ फ्यूल ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। कार्ब्स भी काम करता है, यानी ग्लूकोज भी काम करता है, लेकिन फैट ज्यादा उस समय यूज होता है एज अ फ्यूल। तो उस समय क्या होता है, जब हम लगातार एडेप्टेशन किस तरह का होने लगता है, हमारा फैटी एसिड्स यानी फैट को बॉडी और बेहतर से यूज करने लगती है। तो ये बहुत बेहतर हो जाता है हमारे बॉडी में, इसका ना इफिशिएंसी बढ़ जाती है बॉडी की यूज करने के फैटी एसिड्स को। This ability increases for some time beyond the primary increase in VO2 max। तो ये जो एबिलिटी है, मतलब VO2 max तो 6 महीने के बाद ग्रोथ नहीं होता है या थोड़ा सा होता है, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, कुछ टाइम तक बढ़ते रहती है। VO2 max मान के चलो रुक भी गया, उसके बाद भी ये सारी चीजें मतलब चेंज होते जाती हैं, ठीक है। और लगभग 1-2 साल तक तो मतलब टिक जाती है ना। चलो हम आगे अब थोड़ा पढ़ते हैं। थोड़ा सा ओवरवेल्म हो रहा है, नई चीज ये क्या पढ़ रहे हैं, मैं शायद थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। तो मुझे लग रहा है हो सकता है फ्लो में बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बोलते वक्त। ओके,
तो ऐसा है कि इसको आप दोबारा एक बार देख लो, स्लो कर लो स्पीड को। यूट्यूब पे समझ नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछो। ये भी प्लान है कि यूट्यूब पे अभी आगे डाउट सेशन भी रखेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं, अगर लाइव हो सके तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो मैं क्वेश्चंस आपसे मांग लूंगा और सॉल्व करके एक वीडियोस का डाल दूंगा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो जो भी होता है क्वेश्चन वगैरह वो प्लीज़ आप पूछना उस टाइम पे और क्लियर करना। लेकिन प्लीज़ इसको, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं बुक पढ़ें या नहीं पढ़ें, क्योंकि आपका वीडियो तो हेल्प कर ही रहा है। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बुक पढ़ना ही पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने शुरू में भी बोला था बुक का रिप्लेसमेंट नहीं है ये वीडियो, ये आपको गाइड करेगा। बुक पढ़ोगे, ये देखोगे तो बहुत बेटर समझ में आएगा, और 2-3 बार वीडियो देखो आगे पीछे कर करके, तब जाके समझ में आएगा, है ना। और कोई बड़ी चीज नहीं है, एस सब निकल जाएगा। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। VO2 मैक्स जो होता है, यानी हमारी बॉडी की ऑक्सीजन को यूज करने की क्षमता जो होती है ज्यादा बढ़ते रहती है। कब तक बढ़ते रहती है? 24 वीक्स तक बढ़ रही है, यानी 24 वीक्स मतलब 6 महीना। उसके बाद देखो प्लेटू आ गया, ज्यादा ग्रोथ नहीं है ना। अभी देखो बाकी सारी चीजें, लैक्टेट थ्रेशोल्ड वगैरह या बाकी सारी इंप्रूव्ड एक्सरसाइज कैपेसिटी, वो कैसे बढ़ी? 6 महीने के बाद भी ये बढ़ती रही, उतना रेट से नहीं बढ़ी है लेकिन बढ़ रही है, फिर भी बढ़ रही है ना। ये देखा जा रहा है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड हमारा बढ़ता रहता है। ओके, ओके, physiological adaptations to steady state and interval based exercise। हमारे बॉडी में क्या चेंज आते हैं जब हम स्टीडी स्टेट या फिर इंटरवल बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं? स्टीडी स्टेट, इंटरवल बेस्ड क्या है, सब आगे पढ़ेंगे। The primary adaptations to exercise training typically occur during steady state exercise at moderate intensity। तो जब हम steady state exercise करते हैं moderate intensity पे, तो हमारे बॉडी में तब प्राइमरी एडेप्टेशन आता है। तब स्टीडी स्टेट का क्या मतलब होता है स्टीडी स्टेट का मतलब होता है, द टर्म स्टीडी स्टेट रेफर्स टू एन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज वेयर द एनर्जी एंड फिजियोलॉजिकल डिमांड ऑफ द एक्सरसाइज बाउट आर मेट बाय इनटेक एंड डिलीवरी ऑफ O2 टू द फिजियोलॉजिकल सिस्टम इन द बॉडी। बेसिकली स्टीडी स्टेट का ये मतलब होता है कि हम उस इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज कर रहे हैं जहां पे हमारा जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो काफी है किस चीज में, जो भी बॉडी को नीड हो रहा है एनर्जी के, जो भी काम सिस्टम, मतलब उतना ऑक्सीजन काफी है वो एक्टिविटी करवाने के लिए, मोटा मोटी ये समझ लो। तो उस एक्सरसाइज को हम क्या कहते हैं? स्टीडी स्टेट एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। एट स्टीडी स्टेट द रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ventilation, blood lactate concentration and body temperature reach stable although elevated levels after a short period of time। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन अपटेक जो होता है, रेट ऑफ ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन जितना ले रहे हैं, हार्ट रेट हमारा कार्डियक आउटपुट यानी कितना ब्लड पहुंच रहा है हमारे सिस्टम में, वेंटिलेशन यानी सांस लेने की प्रक्रिया, ब्लड लैक्टेट कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड का जो भी लैक्टेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन, राइट, कितना लैक्टेट बन रहा है, एंड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, ये सारे जो चीजें हैं ना एक स्टेबल लेवल पे पहुंच जाती है कुछ टाइम के बाद। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखो शुरू में तो हम एकदम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फिर जब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे उस समय हार्ट रेट बढ़ेगा, उस समय सब कुछ बढ़ना स्टार्ट होगी, सारी चीजें बढ़ना स्टार्ट होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब स्टेबल होने लगेगी, राइट, सब स्टेबल होने लगेगी स्टेडी स्टेट में। Exercise duration is primarily limited by the willingness to continue, that is psychological, or by the availability of O2, muscle glycogen and or blood glucose, physiological। देखो एक्सरसाइज का ड्यूरेशन, कितना देर तक हम एक्सरसाइज करते हैं, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, या तो फिजियोलॉजिकल हमारे मूड, साइकोलॉजिकल हमारे मूड पे, हमारा करने का मन है कि नहीं है, या तो दूसरी चीज हमारे बॉडी में कितना अभी O2 ऑक्सीजन अवेलेबल है, राइट, मसल ग्लाइकोजन, मसल में कितना ग्लाइकोजन अवेलेबल है, या फिर ब्लड में कितना ग्लूकोज, कितनी एनर्जी है बेसिकली हमारे में, राइट, कितना ऑक्सीजन है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कितनी देर तक एक्सरसाइज करते हैं। When an exercise bout begins or exercise intensity changes, the body takes between 45 seconds and 3 to 4 minutes to achieve steady state। अभी क्या होता है, एक्सरसाइज का जब बाउट स्टार्ट होता है, एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करते हैं या फिर एक्सरसाइज
कि इंटेंसिटी को बदल देते हैं, ठीक है। तो बॉडी क्या करती है, 45 सेकेंड्स takes between 45 seconds and 3 to 4 minutes to achieve steady states। 45 सेकेंड से लेके 2 से 3 मिनट भी लग सकता है स्टेडी स्टेट, एक स्टेबल लेवल पे पहुंचने के लिए, है ना। The time needed to achieve this level sometimes referred to as second wind। तो जो टाइम लगा है हमारी बॉडी जब स्टेबल थी, उसके बाद सब कुछ एलिवेट होने लगा, बढ़ने लगा, जो टाइम लगा है फिर से स्टेबल होने में, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, सेकंड विंड कहते हैं। वेरीज अकॉर्डिंग टू सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग फिटनेस लेवल। अब हर इंसान का सेकंड विंड अलग होगा। हो सकता है कोई, मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ तो मेरे को टाइम कम लगेगा स्टेबल होने में, कोई बहुत कभी कुछ नहीं करा तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है स्टेबल होने में, है ना। तो किस पे डिपेंड करता है, वो फिटनेस लेवल पे हमारे डिपेंड करता है। मोर फिट इंडिविजुअल्स अचीव स्टेडी स्टेट फास्टर। जो बहुत ज्यादा फिट इंडिविजुअल हैं, जो फिट इंडिविजुअल हैं, वो क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट को यानी नॉर्मल स्टेबल स्टेट को जल्दी अचीव कर लेंगे। एंड एक्सरसाइज इंटेंसिटी, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपका सेकंड विंड जो है वो कब आएगा, है ना। When working at higher intensity, people require longer periods to achieve। अभी आप बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज पे कर रहे हो एक्सरसाइज, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो स्टेबल जो आप पहुंचने वाले हो बहुत थोड़ा टाइम पे लेट थोड़ा पहुंचोगे, है ना, लेकिन उतना हार्ड नहीं है, तो क्या होगा, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पहुंचने में। तो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और किस पे, फिटनेस लेवल पे डिपेंड करता है कि हम सेकंड विंड तक कब पहुंचे। सेकंड विंड समझ गए ना कि कितना टाइम हमें लगता है जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर से स्टेबल पोजीशन में पहुंचने पे, है ना, उसको हम सेकंड विंड कहते हैं। अभी देखो, देयर आर सेवरल स्टडीज सजेस्टिंग दैट HIIT, तो बहुत लोगों ने, आपने तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने आपने जानते होंगे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक है। तो बहुत सारी स्टडी है जो सजेस्ट करती है कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, अ फ्यू राउंड्स ऑफ हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइज alternated with lower intensity recovery periods promote similar or greater improvements in VO2 max and fitness and than steady state exercise। अभी steady state exercise तो हम कर रहे हैं, मतलब low intensity kind of cardio तो कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है जब हम HIIT जब करते हैं और जब HIIT को धीरे धीरे हम लो इंटेंसिटी पे खत्म करते हैं, मतलब पहले तो हाई इंटेंसिटी करते हैं, धीरे धीरे रिकवरी के लिए धीरे धीरे स्लो उसको करते जाते हैं, तो देखा गया है तो उसमें क्या आपको फायदा होता है, आपको VO2 मैक्स आपका बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, और आपका फिटनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू किससे, जब हम स्टेडी स्टेट एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके कंपेयर में HIIT हमारा बहुत फायदा करता है। While this may prove to be a more time efficient method of training, the appropriateness of this training modality must always be considered for deconditioned or at risk clients। अभी देखो HIIT में क्या फायदा है कि आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा आपने कर लिया इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज, बहुत फायदा हो गया, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हर किसी के लिए HIIT नहीं होता है। सामने वाले बंदे की आपको फिटनेस लेवल देखनी पड़ेगी, उसकी डिकंडीशन तो नहीं है, उसकी ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि वो ऐसा एक्सरसाइज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आपको जज करना है, या कि जो बहुत रिस्की है जिनको करवाना है, हार्ट का इश्यू है, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो आपको समझना पड़ेगा कि इनको करवाना है कि इनको नहीं कराना है। हर किसी के लिए HIIT नहीं है, जिनके लिए नहीं है तो उनको स्टेडी स्टेट कार्डियो करवाओ फिर, है ना। रिसर्च ऑन HIIT ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स एडिशनल adaptations beyond the cardiorespiratory benefits that include anaerobic adaptation to improve an individual's tolerance for the buildup of lactate या lactate threshold that may continue to increase long after VO2 max adaptations have reached their maximal extent। तो अभी हमने तो ये पढ़ा था ना, कि अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले कि VO2 max 6 महीने तक बढ़ता रहेगा। VO2 max मतलब बॉडी मैक्सिमली अच्छे से ऑक्सीजन को यूज कर पाएगी अपना काम करने के लिए, राइट, मसल्स अच्छे से यूज कर पाएगी, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर्ली पहुंच पा रहा है वर्किंग मसल्स पे, यूटिलाइजेशन बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो VO2 मैक्स हमारा 6 महीने तक अच्छा इंप्रूव करते रहता है, उसके बाद प्लेटू आ जाता है। उसके बाद मान के चलो हम HIIT क्या है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, राइट, तो वो हम करते रहेंगे कंटिन्यू, अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा क्या इंप्रूव होगा, यहाँ पे देखो, बिल्डअप ऑफ लैक्टेट, टॉलरेंस फॉर द बिल्डअप ऑफ लैक्टेट इंप्रूव होगा, लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंप्रूव होगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगेन अभी हमने पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड बॉडी में बनती है तो इतना ज्यादा एक टाइम पे हो जाती है कि हम वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, तो अब थोड़ा सा लेट हो जाएगा, थोड़ा उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो हम ज्यादा देर तक वर्कआउट कर पाएंगे, तो हमारा लैक्टेट थ्रेशोल्ड बेटर हो जाएगा पहले से, ठीक है।
तो 6 महीने के बाद भी ये हमारा इंप्रूव होता रहता है लैक्टिक थ्रेशोल्ड, ठीक है। दिस एडेप्टेशन एनहांसेस one's ability to sustain higher intensities of exercise for longer period। जैसे मैंने बताया कि ऐसा एडेप्टेशन आप में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप में हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने की क्षमता बढ़ जाएगी। HIIT आप करते हो शुरू में बहुत थक गए, कुछ टाइम के बाद आप देख रहे हो कि वही एक्सरसाइज आपको थोड़ा इजी लगने लगेगा, ज्यादा टाइम तक कर पा रहे हो, 30 सेकंड से 40 सेकंड्स हो गया है ना। तो ये फायदे होते हैं। A universal principle of training is that it is necessary to progressively perform higher intensities of exercise to effectively challenge or overload the cardiorespiratory system। देखो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ब्रह्मांड में प्रिंसिपल है, दुनिया में प्रिंसिपल है कि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो हाई इंटेंसिटी में, धीरे धीरे आपको उसको प्रोग्रेस करना पड़ता है, बढ़ना पड़ता है, ताकि एडेप्टेशन आगे हो सके बेटर। एक लेवल पे आपने करके आप लगातार उसी को लेवल पे करते जा रहे हो तो उतना एडेप्टेशन होकर रुक जाता है। धीरे धीरे प्रोग्रेस अगर करते जाओगे तो क्या होगा, हमारा एडेप्टेशन भी होता जाएगा। Okay, since muscle fibers that are not recruited are not likely to adapt, it is probable that there is little or no adaptation of type 2 muscle fibers during moderate intensity cardiorespiratory training, where there would be with higher intensity training। देखो मैंने बताया था कि एक्सरसाइज के टाइम पे जो मसल फाइबर्स जो यूज हो रहे हैं सिर्फ उसी में एडेप्टेशन होगा, जो नहीं यूज हो रहे हैं उसमें नहीं होगा। तो मैंने बताया था लोअर इंटेंसिटी एक्सरसाइज या मॉडरेट इंटेंसिटी भी मान लो, उस टाइम पे हमारा टाइप 1 मसल फाइबर्स ज्यादा यूज हो रहे हैं तो उनमें एडेप्टेशन होगा, टाइप 2 में नहीं होगा। लेकिन HIIT वगैरह जब हम कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा, टाइप 2 में फायदा होगा, एडेप्टेशन होगा, है ना। ओके, तो हम कहाँ थे। Generally, these intensities are not sustained through steady state exercise। तो कहा गया है कि steady state exercise करने में आपको type 2 muscle fiber में कोई adaptation नहीं मिलेगा। The overload on the heart to deliver blood to exercising muscles during higher intensity or non-steady state exercise likely provokes adaptation that allow stroke volume to increase to levels that are not achievable with lower intensity steady state training। तो बोला गया है कि देखो हाई इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट के लिए क्या बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, ओवरलोड हो जाएगा, उसको ब्लड ज्यादा पहुंचाना है ना उस मसल्स में जो यूज हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारा क्या होगा, ब्लड का स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मैंने बताया था ना पहले कि चैम्बर्स बड़े हो जाएंगे, खून ज्यादा भरेगा तो खून ज्यादा पंप भी होगा, तो उससे क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा। वो किसमें पॉसिबल नहीं है, वो स्टेडी स्टेट या फिर लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज में पॉसिबल नहीं है, राइट। These adaptations are probably attributable to large increases in venous blood return that occurs with very high intensity exercise that increases and diastolic volume। तो देखो क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा, मैंने बताया था, जो मसल हम यूज कर रहे हैं वहां पे क्या, वहां के ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं, यानी चौड़े हो जाते हैं। तो अब क्या फायदा हुआ कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्लड आ भी रहा है, इधर से ब्लड जा भी रहा है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में जाता है, और जो ब्लड वापस हार्ट में जाता है उसको कहते हैं वीनस रिटर्न। तो उससे क्या हो गया, हमारा वीनस रिटर्न बढ़ गया, वैसोडाइलेशन वगैरह जब बढ़ जाता है, हमारा वैसोडाइलेशन हो जाता है तो वीनस रिटर्न भी बढ़ जाता है, तो ज्यादा खून जा पाएगा ना हमारे ब्लड में, तो ज्यादा खून जा पाएगा तो उसमें क्या होगा, ज्यादा खून जा रहा है तो क्या हो रहा है, ज्यादा खून जब जा रहा है तो क्या होगा, ज्यादा खून अब हार्ट में पहुंच रहा है एक साथ, तो क्या होगा, चैम्बर में जो ज्यादा ब्लड अब आ पाएगा, क्योंकि ज्यादा ब्लड अवेलेबल है हमारे हार्ट के पास, तो चैम्बर में भी ज्यादा बढ़ पाएगा। अब चैम्बर में ज्यादा ब्लड है तो ज्यादा ब्लड पंप भी कर पाएगा, तो यही चीज होती है। तो ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में हमारा वीनस रिटर्न भी बढ़ जाता है। वीनस रिटर्न बढ़ने से क्या होता है, हमारा फिर स्ट्रोक वॉल्यूम भी, या डायस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी हमारे चैम्बर में जितना खून भरना है ज्यादा भरने लगता है, ठीक है। तो ये भी फायदा होता है हमारा। तो ये हमारा वीनस रिटर्न भी इसमें बढ़ता है, जिसके कारण हमारा चैम्बर फिलिंग ज्यादा होता है। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं। हम आगे पढ़ने वाले इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन व्हेन एक्सरसाइजिंग, मतलब एक्सरसाइज जब कर रहे हैं तो हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। आइडियल इन्वायरमेंट होना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, तो क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारा चीज हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए मुझे पता है बहुत ज्यादा हो गया है, रिवाइज कीजिए, जो भी डाउट होता है मेरे से प्लीज पूछिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। टेक केयर।